Dear students, this session will be about international economics, and in this session we will discuss factor endowments and Aksher-Olin theory. We will discuss first of all introduction of Aksher-Olin theory, then assumptions of the theory. Then we will look at what is in factor intensity, what are factor abundance, and the shape of the production possibility frontiers. Then we will go on to discuss factor endowments and the Aksher-Olin theory in detail. And lastly, we will have a look at factor price equalization and income distribution. So for introduction, basically, previously you must be aware about the other trade models like gravity model, mercantilistic trade theory, absolute law of advantage and comparative law of advantage. अब ये जो थ्योरी है एक्चुअल थ्योरी उन्हीं ट्रेड मॉडल्स में की एक्सटेंशन है और बेसिकली ये हम इसकी जो बुनियाद है वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पे ही है और इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसमें हम जो इनकॉर्पोरेट करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड का जो इम्पैक्ट है डिफरेंट फैक्टर्स का जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्रोडक्शन प्रोसेस में सच एज लेबर एंड कैपिटल एक्सेट्रा तो उसके इफ़ेक्ट को हम देखेंगे कि उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। ज़रा इनकी अगर डिटेल की बात करें इन assumptions की तो पहली assumption ये कहती है कि ये जो है for simplicity measures we took two nations, two goods and two factors of production। जो टेक्नोलॉजी की सिचुएशन है वो दोनों नेशंस में सेम है सो दैट के इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जिस पे हम कंपैरिजन कर सकें। कमोडिटी एक्स लेबर इंटेंसिव मींस कि उसकी प्रोडक्शन में एक्स ज़्यादा जो कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन में लेबर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी और कमोडिटी वाई की प्रोडक्शन में कैपिटल की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल से मुराद है कि आप अगर आप इनपुट में एक सर्टेन प्रोपोर्शन के साथ इजाफा करेंगे तो उसकी वजह से आउटपुट पे भी उतना ही इजाफा होगा, तो इसको हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। बोथ नेशन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन होगा। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी बोथ नेशंस में कि स्टिल इसका ये मतलब है कि दोनों नेशंस में जो है वो कम्प्लीटली प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट नहीं करेगा अपनी प्रोडक्शन कमोडिटी एक्स और वाई की तरफ, बल्कि दोनों नेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन कर रहे होंगे। अगर एक में स्पेशलाइज कर रहे हैं तो दूसरी की भी कुछ सर्टेन यूनिट्स जो हैं वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे। टेस्ट आर बीइंग इक्वल इन द बोथ नेशन सो दैट कि हम उनकी कंपैरिजन में हमें आसानी हो। and both commodities and factors are traded in perfectly competitive markets। परफेक्टली competitive markets का आपको पता होगा और जो परफेक्ट competitive markets होती हैं बेसिकली वो ऐसी मार्केट्स होती हैं जिनमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है, जहाँ पे फैक्टर मोबिलिटी जो है वो परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी होती है, परफेक्ट नॉलेज होता है, नो एंट्री टू बैरियर टू एंट्री होती है इसी तरह, और वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसको हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स कंसिडर कर सकते हैं। फिर परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी होगी दोनों नेशंस के दरमियान, जो है जो क्या कहते हैं दोनों नेशंस के विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है फैक्टर इजीली एक दूसरी से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली फैक्टर मोबिलिटी जो है वो नहीं होगी। ट्रांजैक्शन कास्ट कोई भी नहीं होगी, कोई जो है वो कास्ट ऑफ इन ट्रेड नहीं होगी लाइक टेरिफ एटसेट्रा, और कोई ऐसा बैरियर नहीं होगा जो कि ट्रेड बिटवीन टू नेशंस को हार्म करेगा। All resources are fully implied in both nations and international trade between the two nations is balanced। ये थी। हम पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज फैक्टर इंटेंसिटी, व्हाट इज फैक्टर अबंडेंस एंड हाउ द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी डिटरमाइंड by the factor intensity or factor abundance। Then we will move on to the actual details of the theory. But uh, first of all, what is factor intensity? In a two commodity two factor world, commodity is y is capital intensive and commodity x is labor intensive। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जी वो कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव होने से मुराद किसी की कमोडिटी से ये है कि उसकी प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी कमोडिटी की जो है जिसकी प्रोडक्शन में ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होगा वो नेशन वो कमोडिटी जो है वो लेबर इंटेंसिव होगी, जिसकी प्रोडक्शन में कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। दूसरे सेंस में हम ये भी बात कर सकते हैं कि जिसकी कैपिटल लेबर रेशियो जो है जिसकी प्रोडक्शन में ज़्यादा होगा वो वाई वो इट मीन्स कि वहाँ पे लेबर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इट मीन्स वाई की अगर प्रोडक्शन में कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा है तो वाई कैपिटल इंटेंसिव होगी, और जिसमें जो है वो कैपिटल लेबर रेशियो कम होगी तो वो
आपके पास फिर जो है वो आपके लेबर इंटेंसिव कमोडिटी होगी। अच्छा, ये आपको इस डायग्राम से आपको ये पता चल रहा है कि जी जो आपकी प्रोडक्शन लाइन जो नज़र आ रही है आपको कमोडिटी वन की नेशन वन की, नेशन टू की, वो ये शो कर रही है कि यहाँ पे आपके पास जो इस वक्त कैपिटल लेबर रेशियो है वो 1/4 है, और यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो जो वाई के लिए वो 1 है। कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा एक्स में है, लिहाजा नेशन वन जो है वो एक्स में लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सेस पे हमने लेबर लिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो नेशन टू है वहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो जो आपके पास जो आपके जो नेशन वन है वहाँ पे 4 है, नेशन टू में 4 है, और कैपिटल लेबर रेशियो फॉर एक्स जो है वो 1 है। लिहाजा अब वो जिस एक्सेस की तरफ टिल्ट ज़्यादा होगा वो नेशन उस कमोडिटी में ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो नेशन टू है वहाँ पे उसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सेस से जहाँ पे लेबर को हमने लिया हुआ है वो ज़्यादा है, रदर देन के डिस्टेंस जो कि वाई एक्सेस जिसमें जहाँ पे हमने कैपिटल लिया हुआ है उससे कम है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से हमें ये शो हो रहा है, इट इज़ एविडेंट दैट द नेशन वन हैव द लेबर इंटेंसिटी वेयर एज नेशन टू हैव द कैपिटल इंटेंसिटी। सेकंड थिंग इज फैक्टर अबंडेंस। फैक्टर अबंडेंस से क्या मुराद है? फैक्टर अबंडेंस से मुराद है कि आपकी प्रोडक्शन में किसी की कमोडिटी बी की प्रोडक्शन में कौन से जो जो है वो उसके कितने फिजिकल यूनिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे कितने यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जिसके जितने ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे इट मीन्स कि वहाँ पे फैक्टर अबंडेंस उतनी उस फैक्टर की ज़्यादा होगी। नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट इफ द रेशियो ऑफ total amount of capital to the total amount of labor is in nation 2 is greater than in nation 1। और इसी तरीके से वाइस वर्सा कि अगर नेशन वन जो है वो लेबर इंटेंसिव होगी, वहाँ पे अगर टोटल अमाउंट ऑफ लेबर जो है टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो ज़्यादा होगी नेशन वन में, नेशन टू के मुकाबले में, तो वो लेबर इंटेंसिव होगी। और यहाँ पे भी इसको हम सिंपल वर्ड्स में भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि जी आप फिजिकल यूनिट्स की टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिस कमोडिटी जिस बी फैक्टर की ज़्यादा यूनिट्स जिस नेशन में अवेलेबल होंगी वो उतना फैक्टर उस वहाँ पे वो फैक्टर उतना ज़्यादा अबंडेंट होगा। जिसमें लेबर ज़्यादा है तो लेबर अबंडेंट होगा, जिसमें कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल अबंडेंट होगा। फिर दूसरी सेंस से देखने की इसको फैक्टर अबंडेंस को कि हम अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस देखें, तो रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस देखने के लिए हम फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि नेशन टू कैपिटल अबंडेंट होगी अगर जो रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल है उसकी रेशो रेंटल प्राइस ऑफ लेबर से लोअर होगी। तो जिसकी वो जो रिलेटिव प्राइसेस ऑफ दैट फैक्टर लोअर होगी जिस नेशन में, वो उस नेशन में फैक्टर अबंडेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होगी, जितनी ज़्यादा अबंडेंट होगी तो उतना ही वहाँ पे उसकी प्राइस चीपर होगी, और जितनी जो चीज़ स्केर्स होगी उतनी उसकी प्राइस वहाँ पे फिर जो है वो एक्सपेंसिव होगी, इंक्रीज करेगी। तो रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस जिस फैक्टर की जिस नेशन में कम होगी वो नेशन उस फैक्टर में फैक्टर अबंडेंस हासिल रखता होगा। फिर फैक्टर इंटेंसिटी को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने देखना है कि उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स हैं वो किस तरीके से बनेंगी। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये शो करता है कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स जो कि आपको यील्ड करें एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट, वो बताएं, उसको हम फैक्टर पर अब हम जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में ये आपको ये बता रहा है कि आप डिफरेंट दो इनपुट्स के डिफरेंट कम्बिनेशन को यूज़ करके आप कितनी आउटपुट पैदा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो नेशन वन की ये बनी हुई है, जो कि एक्स एक्सेस के साथ उसकी ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस है, और नेशन टू की जो पीपीएफ है वो वाई एक्सेस के साथ उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ये शो ये कर रहा है कि नेशन वन में जो की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का टिल्ट जो है वो एक्स एक्सेस की तरफ ज़्यादा है, नेशन टू का पीपीएफ का टिल्ट जो है वो वाई एक्सेस की तरफ ज़्यादा है। एक्स पे हमने लेबर लिया हुआ है एक्स एक्सेस पे, लिहाजा नेशन वन जो है वो लेबर अबंडेंट है और लेबर इंटेंसिव भी है। इसी तरह नेशन टू जो है वो कैपिटल अबंडेंट है
और कैपिटल इंटेंसिव है बिकॉज़ उसका जो टिल्ट है वो वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। अब आ जाएँ जी नेक्स्ट थिंग व कि हमने डिस्कस कर लिया बुनियादी चीज़ें, अब एक्चुअल थ्योरी क्या है? एक्चुअल थ्योरी का स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि अ नेशन विल एक्सपोर्ट इन द कमोडिटी whose production requires the intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor, और उसके बजाय कौन सी कमोडिटी को इंपोर्ट करेगा जिसकी प्रोडक्शन में उसका इंटेंसिव यूज़ होगा उस फैक्टर का जिस जो रिलेटिवली स्केर्स होगा और एक्सपेंसिव भी होगा। तो कमोडिटी जो है वो कोई भी नेशन उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी, उसमें स्पेशलाइज़ करेगी जिसमें उसका वो फैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल होगा जिसमें वो इंटेंसिटी भी हासिल रखती होगी और अबंडेंस भी हासिल रखती होगी, और उस कमोडिटी की प्रोडक्शन कम कर देगा और उस पे फोकस करेगा इंपोर्ट करने पे जिसमें उसका वो फैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा जो स्केर्स होगा और एक्सपेंसिव होगा। एक्चुअल थ्योरम जो है वो थ्योरी 2 थ्योरम्स पे डिपेंड करता है। पहला थ्योरम एचो थ्योरम है। एचो थ्योरम ये कहता है कि जो रिलेटिवली लेबर रिच नेशन है वो एक्सपोर्ट करेंगी जो रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज को, और जो आपके पास जो कैपिटल जो रिच नेशन है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करेंगी और इंपोर्ट करेंगी कैपिटल जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को। फिर जो एक्चुअल थ्योरी है इसका एक फ़ायदा ये है कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लेन करता है रादर देन कि हम अज्यूम करने के। उसकी जर्नल फ्रेमवर्क एक्चुअल थ्योरी का कुछ ऐसे है कि आपके पास किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो दो जो है डिटरमाइन होने का प्रॉपर उन्होंने एक साइकिल दिया आपको कि उस कमोडिटी की प्राइस से बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे। एक तो फैक्टर जो है वो आपको नज़र आएगा टेक्नोलॉजी का, जो टेक्नीक का प्रोडक्शन का है, वो उसकी प्राइस की डिटर्मिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितनी ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नीक का प्रोडक्शन होगी, उतना ही उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम होगी। जितनी ज़्यादा जो और उसकी प्रोडक्शन टेक्नीक अगर मुश्किल होगी, तो उतना ही उसकी प्राइस फिर ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात आ गई, एक डिमांड साइड से फिर चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होंगी फैक्टर प्राइस को, एक सप्लाई साइड से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होंगी। सप्लाई फैक्टर्स जो हैं, अब जो कमोडिटी प्राइस है उसकी हाँ, अब उसकी डिटर्मिनेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा, वो उन फैक्टर्स का होगा जो उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। अब उनकी जो फैक्टर प्राइसेज़ हैं वो डिमांड साइड से भी इफ़ेक्ट होंगी एंड सप्लाई साइड से भी इफ़ेक्ट होंगी। सप्लाई साइड से जो इफ़ेक्ट होंगी फैक्टर प्राइसेज़, वो उनकी ऑब्वियस सी बात है मार्केट सप्लाई पे डिपेंड कर रहा होगा। मार्केट सप्लाई किसी फैक्टर की ज़्यादा होगी तो फैक्टर प्राइस उसकी कम होगी, मार्केट सप्लाई कम होगी तो फैक्टर प्राइस ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो डिमांड साइड्स पे जो चीज़ डिटरमाइन होती है, डिमांड साइड जो डिटर्मिनेशन होती है वो एक तो होती है आपकी टेस्ट से, कि उस चीज़ के लिए आपका टेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी उसके लिए चॉइसेस क्या हैं, आप उसको चूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। और दूसरी साइड से कि आपकी जो फैक्टर आप प्रोडक्शन में आपकी जो आपको उससे कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है और आप उससे कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक तरफ से आपकी प्रेफरेंसेस होने चाहिए और एक तरफ आपकी इनकम होनी चाहिए। उन दोनों से आप किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड करेंगे। डिमांड बेसिकली 2 चीज़ों का नाम है ना, आपको विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय समथिंग एट अ गिवन प्राइस। आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए, वो विलिंगनेस आपको प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट से मिलेगी, और एबिलिटी जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी कि आप जब डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस एक एक इकानमी में हो रहे होते हैं, तो उससे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा होता है, उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा होता है। वो फ़ायदा बेसिकली डिटरमाइन करेगा आपकी इनकम को, आपकी लेवल ऑफ परचेजिंग पावर को, और वो फिर उसकी साथ आपकी विलिंगनेस मैच करके फिर आप उस वहाँ से जो डिमांड के है वहाँ वो डिटरमाइन होगी। फिर इसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट वो बहुत सारे अब फैक्टर प्राइसेस पे डायरेक्ट आपकी डिमांड का फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उस डिमांड से जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनकी जो डिमांड डिराइव डिमांड बढ़ती है, उससे ज़्यादा वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा फैक्टर प्राइसेस पे। मीन्स कि अगर आप किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ाएँगे, फ़र्ज़ किया कोई भी कमोडिटी आप खरीदते हैं, तो वो खरीदने से वो डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप वो खरीद नहीं रहे होते, बल्कि आप इनडायरेक्टली वो जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं उनको पुश कर रहे होते हैं, कि उनको आप पोक कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, वो ज़्यादा से क्योंकि उनके पहले वाले जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में वो सेल हो चुकी है, वो कंज़्यूम हो चुकी है। अब मार्केट में अपने आप को
इन रखने के लिए उनको मज़ीद जो है वो प्रोडक्शन पर जो करनी पड़ेगी, जो वो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली दे नीड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब वो एंगेज करेंगे तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो डिराइव हो रही है उस कंज्यूमर की चॉइस से जिसने मार्केट से चीज़ें बाय की हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो चैनल जनरल इक्विलिब्रियम बता रहा है एचओ थ्योरी का, इसके थ्रू कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगी। जो नेशन वन है या नेशन टू की डायग्राम है, नेशन वन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है जब आपके पास जो है वो सॉरी नेशन वन नेशन टू सेम डायग्राम पे एक्सप्लेन की हुई है। पहले मैं एक जो डायग्राम को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये नेशन वन की कर्व है जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये नेशन टू की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। पॉइंट है शोइंग अटारकी, आपके पास अटारकी शो कर रही है। अटारकी मीन्स आइसोलेशन, जब आप अपना ये खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं और खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, आप सेल्फ आइसोलेशन में हैं, आपका किसी दूसरे कंट्री के साथ जो है वो कोई इंटरेक्शन नहीं है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए। नेशन वन यहाँ पे कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रही है, नेशन टू यहाँ पे कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्शन के लिए तो हमने पीपीएफ ले लिया, लेकिन जो कंजम्पशन के लिए उसके लिए फिर हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को डिराइव किया है। हमने यहाँ पे उनको ड्रा किया है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ टेंजेंट होगी, वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा बाइंग एंड जो है वो कंजम्पशन का, सेलिंग एंड आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन का। अब इस डायग्राम के जो राइट पैनल की तरफ आ जाएं, तो राइट पैनल में आपको पॉइंट ए तो वहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस पैनल में। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है रियल वर्ल्ड में पॉसिबल जहाँ पे कोई नेशन अपनी सेल्फ की बुनियाद पे वो सरवाइव कर सके। खुद जो है वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। हमेशा किसी चीज़ की आपके पास कमी होती है, किसी चीज़ की आपके पास एक्सेस होती है, तो आप जो चीज़ कम होती है दूसरे से जो है वो इसके साथ एंगेज होकर उससे ले रहे होते हो। जो चीज़ आपके पास एक्सेस में होती है वो फिर आप उस चीज़ को आप बेचने की कोशिश करते हो। तो इस यहीं से ट्रेड की बहस जन्म लेती है कि अब ट्रेड पॉसिबल होगी, इसीलिए कि किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा होगी, किसी के पास कोई चीज़ कम होगी, तो जो कमी बेशी का मामला है चलता रहेगा। अब बाज़ लोग अपनी डेफिशिएंसियाँ पूरी करने के लिए और बाज़ लोग अपनी एक्सेस को जो है वो सेल करने के लिए मार्केट में आएंगे। जहाँ पे दोनों दोनों बायर एंड सेलर एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे पर सेल और परचेज हो जाएगी, वहाँ पे ट्रेड हो जाएगी। अब आप जब आइसोलेशन में थे, तो आइसोलेशन में तो आप खुद ही बना रहे थे, खुद ही कंज़्यूम कर रहे थे और वो एक कोई रिलायबल जो है वो आपके पास सोर्स नहीं था, क्योंकि आप कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, हर लिहाज से आप मुकम्मल नहीं हो सकते। तो अब जब नेशन वन के पास जो चीज़ अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो ये आती है कि आपने अब स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है। आपने अपनी कमोडिटी डिटरमाइन करनी है कि किस में आपने ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को जो है वो लगाना है। ऑब्वियसली वो जो पिछले हमने बातें पढ़ी, फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर अबंडेंस, इसीलिए थी वो यही डिराइव करने के लिए थी कि कौन सी नेशन को किस कमोडिटी में जाना चाहिए, कौन सी नेशन को किस कमोडिटी की प्रोडक्शन में होना चाहिए। वो हमने पढ़ लिया, देख लिया कि जिस नेशन में जो फैक्टर इंटेंसिव होगा और वो अबंडेंट होगा, उसी में उसको प्रोडक्शन करनी चाहिए। नेशन वन जो है वो एक्स की तरफ आएगी। अब वहाँ पे हमने देख लिया था बिकॉज लेबर इंटेंसिव एक्स कमोडिटी और यहाँ पे लेबर अबंडेंट भी है। सिमिलरली नेशन टू जो है वो जो वाई कमोडिटी की तरफ जाएगा, जो कि कैपिटल इंटेंसिव भी है और वहाँ पे कैपिटल अबंडेंस भी है। तो नेशन वन जो है वो मूव करेगा पॉइंट बी की तरफ, ए से बी की तरफ, और नेशन टू जो है वो ए प्राइम से बी प्राइम की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे वो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही बुनियादी सवाल आ जाता है कि वो लोग कभी भी जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन की हुई है उस पे चल के उसको हमेशा अपनी ज़रूरतें उससे पूरी नहीं कर सकते, बिकॉज उनको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारे और अदर नीड्स होंगी, अदर एस्पेक्ट्स होंगे वहाँ पे। लिहाजा अब जो उन्होंने बनाया है उसके वो कुछ यूनिट्स को दूसरे के साथ शेयर करेगा और उसके बदले में दूसरी नेशन जो है उससे कुछ यूनिट जो है उस कमोडिटी की लेगा जो वो खुद वो नहीं बना रहा था, बल्कि वो दूसरा नेशन जो है वो बना रहा था एफिशिएंटली। और वो दोनों जब अपनी एफिशिएंट स्केर्स और सॉरी अपने अबंडेंट और इंटेंसिव फैक्टर को यूज करके कोई चीज़ बनाएंगे, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो चीज़ ज़्यादा सस्ती होगी, बजाय कि अगर वो खुद बनाते, दूसरा नेशन बनाता जिसमें स्कैरसिटी भी है और जिसमें अबंडेंस भी नहीं है। तो जिसमें अबंडेंस और स्कैरसिटी जिसमें अबंडेंस और इंटेंसिटी है, तो वो फैक्टर
जब भी बनेगा उसकी कमोडिटी की प्राइस जो है वो सस्ती होगी, लिहाजा आपको इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होकर एक दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज करके ज़्यादा चीपर चीज़ मिल सकती है। लिहाजा नेशन टू जो है स्पेशलाइजेशन के बाद बी प्राइम पे प्रोडक्शन करेगा, नेशन वन जो है वो बी पॉइंट पे प्रोडक्शन करेगा, लेकिन कंजम्पशन के लिए अब यहाँ से कुछ यूनिट जो है वो बी के छोड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन, सॉरी कुछ यूनिट एक्स के छोड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन द वाई डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। इसी तरह नेशन टू जो है वो वाई के कुछ यूनिट्स छोड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। तो दोनों जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे, जहाँ पे दोनों एक्सचेंज कर रहे होंगे, वो पॉइंट ई होगा, वहीं पे वो दोनों की फिर कंजम्पशन भी होगी और एक्सचेंज भी होगा। नेक्स्ट थिंग कि फैक्टर आपके पास जो फैक्चुअल थ्योरी है वो दो थ्योरम पे डिपेंड करती है, पहला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा जो थ्योरम है वो क्या है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल ट्रेड विल ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन एंड द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न टू द होमोजीनियस फैक्टर्स अक्रॉस द नेशन। कि इन शॉर्ट आपके पास जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आप जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट दोनों नेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम, जूं जूं वो ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे आफ्टर स्पेशलाइजेशन, तो वो उन दोनों की पेमेंट्स में इक्वलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा। उन दोनों की पेमेंट्स जो है वो उन दोनों की फैक्टर प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। सेम उसी तरह जिस तरह लीविस का मॉडल है, वो कहता है कि एक मॉडर्न थ्योरी है, एक मॉडर्न सेक्टर आपके पास, एक आपके पास ट्रेडिशनल सेक्टर है। मॉडर्न सेक्टर में आपके पास वेजेस हाई हैं, स्किल्ड लेबर कम है वहाँ पे, इसलिए वेजेस बहुत हाई हैं। वेर जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहाँ पे आपके पास जो लेबर बहुत ज़्यादा, जो फैक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, वहाँ पे लेस स्किल्ड वर्कर्स हैं, सप्लाई ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे वेजेस कम है। अब जैसे जैसे जो जो फैक्टर अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर है, तो वो जितने जितना अपने आप को एफिशिएंट करते जाएगा, जितने ज़्यादा स्किल्स गेन करता जाएगा, उसके बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो ट्रेडिशनल सेक्टर के निकल के मॉडर्न सेक्टर जो कि हायर वेजेस वाले है उसमें जाए। जैसे जैसे अब यहाँ से मोबिलिटी ऑफ जो लेबर है वो ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की तरफ होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें सप्लाई कम होती जाएगी, लिहाजा उसकी वेज बढ़ती जाएगी। और ऑन द अदर हैंड जो मॉडर्न सेक्टर था वहाँ पे सप्लाई कम थी, स्किल्ड लेबर कम था, वेजेस हाई थी। अब वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे अब जो है वो प्राइसेस, वेजेस जो हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। अनटिल ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों जो है वो सेक्टर्स में जो फैक्टर की प्राइसेस हैं इक्वल नहीं हो जाती। सेम उसी तरह यहाँ पे दोनों नेशंस में ट्रेड चलती रहेगी, ट्रेड का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों नेशंस में जो फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी जो प्राइसेस हैं, उनकी जो पेमेंट है वो बराबर नहीं हो जाती। अच्छा, एक्सटर्नल थ्योरी को यही वो एक्सप्लेन करते हैं फर्दर के फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी जो है, थ्योरम जो है वो कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड काजेज वेज टू राइज इन नेशन वन, जहाँ पे वेजेस जो हैं लोअर थी, और जो नेशन टू में जो है वो वेजेस कम होंगी जहाँ पे हायर वेजेस थी, लिहाजा आप दोनों के दरमियान जो प्री ट्रेड डिफरेंस था बिटवीन द वेजेस वो दोनों नेशन में रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली जो ट्रेड की वजह से आपके पास जो इंटरेस्ट है जो आप कैपिटल को दे रहे हैं वो नेशन वन में जो है वो आपके पास कम था, और जो नेशन टू है वो सॉरी वहाँ पे जो नेशन वन में ज़्यादा था उसमें कम होगा, और नेशन टू जिसमें कैपिटल एबंडेंस ज़्यादा थी तो वहाँ पे कम था। अब जैसे जैसे जो है वो ट्रेड होती जाएगी तो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं कैपिटल को वो नेशन वन में फॉल करता जाएगा, और जो नेशन टू है उसकी जो वैल्यू है वो उसमें ज़्यादा होती जाएगी अनटिल के दोनों बराबर हो जाएं। कि national international trade causes a redistribution of income from the relatively expensive factor जिसको हम scarce भी कहते हैं to the relatively cheap or abundant factor, कि अल्टीमेटली दोनों जो फैक्टर्स हैं, जो स्केर्स है उसकी इनकम और जो अबंडेंट है उसकी इनकम में इक्वलाइजेशन आ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं जो रिलेटिव टर्म्स में, कि उनकी प्राइसेस के टर्म्स में। प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम यही बता रहे, देखें आपके पास एक नेशन वन है जहाँ पे आपके पास रियल वेज रेट इस वक्त ये है नेशन वन में ए पॉइंट पे, और नेशन टू में जो है वो ए प्राइम पॉइंट पे है। जैसे जैसे ट्रेड होती जाएगी यहाँ से वेजेस ऊपर जाती जाएंगी, और यहाँ से वेजेस जो हैं वो नीचे आती जाएंगी अनटिल के दोनों नेशंस में वेजेस बराबर हो जाएंगी, रिलेटिव प्राइसेस बराबर हो जाएंगी, रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस इक्वल हो जाएंगी। तो
यहाँ दोनों नेशंस को म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड जो बेनिफिट है वो ट्रेड का मिलता रहेगा। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल जो है वो कहता है कि ट्रेड विल हैव एन एम्बिगुअस इफेक्ट ऑन द नेशन मोबाइल फैक्टर। बेनिफिट ऑफ द immobile factor specifies to a nation exports commodity or sectors and harm the immobile factor specifically to a nation's import competing commodity or sector। ये उस फैक्टर की जो है वो आपको कुछ एंड रिजल्ट बता रहा है आफ्टर ट्रेड के उसका जो मोबाइल फैक्टर है उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि वो इमोबाइल फैक्टर जो है जिसका जो जिस नेशन में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज़ हैं उनको बेनिफिट देगा और जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटीज़ हैं सेक्टर्स हैं उनको वो हार्म करेगा। लास्ट थिंग एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ द एचओ मॉडल। एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ द एचओ मॉडल को टेस्ट करने के लिए एक मशहूर फिनोमेना है जिसको हम जानते हैं ल्यूनटेफ पैराडॉक्स के नाम से। वेस्ले ल्यूनटेफ ने 1951 में डेटा लिया था यूएस का फॉर द ईयर 1946 और उसने हाइपोथेसिस ये बनाया था कि उसने कहा कि सिंस द यूएस वाज द मोस्ट कैपिटल अबंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड so it was expected that the US exported more capital intensive commodities and import labor intensive commodities। उसने जो मेथड लिया वो क्या था उसने कहा कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन representative bundle of $1 million worth of US exports and imports substitution for the year 1947। उसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था कि import substitution were more capital intensive than जो है वो यूएस के जो यूएस की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं वो ज़्यादा थी जो रादर देन के कैपिटल जो आपके पास कैपिटल इंटेंसिव थी यूएस की एक्सपोर्ट से। और इस फिनोमेना को हम ये कह रहे हैं कि वो ल्यूनटेफ पैराडॉक्स है कि होना वो ये चाह रहे थे कि नेशन टू जो है सॉरी जो जो कैपिटल अबंडेंट नेशन है वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट करेगी और लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को कम करेगी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की उन कमोडिटीज़ की जो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा थी। ठीक है, तो लिहाजा इस फिनोमेना को उसने कहा है कि इट इज़ अ ल्यूनटेफ पैराडॉक्स। उसने जो आपके सामने ये लिया डेटा लेने के बाद उसने जो कंक्लूजन है कि जी ये जो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है सोर्स ऑफ द ल्यूनटेफ पैराडॉक्स जो बाइस आ रही है उसने कहा है कि assumed a two factor world which required assumptions about what is capital and what is labor and most heavily protected industries in the US were labor intensive। उनकी जो आपकी जो हेविली प्रोटेक्टेड नेशन इंडस्ट्रीज थी यूएस में वो लेबर इंटेंसिव थी। लिहाजा प्रोटेक्टेड ने जो इंडस्ट्रीज उनसे मुराद है कि जिनके लिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वहाँ पे इंपोर्ट्स कम होंगी वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दे रहे थे वहाँ पे उनको ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स दे रहे थे सो दैट कि वो सरवाइव कर सकें वो फ्लरिश कर सकें ग्रो कर सकें। उनको हम प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज के तौर पे जानते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ थी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादा हेविली प्रोटेक्टेड थी। उसने क्या किया कि इंपोर्ट्स कम कर दी लेबर इंटेंसिव की और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो गई इसलिए वहाँ पे जो ल्यूनटेफ का पैराडॉक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओनली फिजिकल कैपिटल इंक्लूड एज कैपिटल और वहाँ पे आपने बाकी जो ह्यूमन कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल के जो एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के स्किल्स के उनको आपने इग्नोर कर दिया जिसकी वजह से ल्यूनटेफ पैराडॉक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। Implication of this conflicting empirical result ये कह रहा है कि the HO model is useful in expanding international trade and raw materials, agricultural products, which is a large component of trade between developing and developed nations। और वो ये कह रहा है कि देयर शुड बी अ बेसिस फॉर ट्रेड। तो उसको जानने के लिए फिर हम एक नया मॉडल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप्ड हुआ जिसको HOS मॉडल हेक्सर ओलन स्टापलर सैमुअल्सन जो है के तौर पे मॉडल के तौर पे जानते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।